मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी का फेस भी बहुत मैटर करता है, लोगों के दिलों पे राज करता है। तीसरा जो एक फैक्टर है, धार्मिक फैक्टर भी है। मोदी जी ने हमारा उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर अद्भुत बना दिया। आज केदारनाथ पे भी काम चल रहा है, धीरे धीरे भव्यता आ रही है। काशी कॉरिडोर आप जाके आओ, मैं उधर का हूँ, आप जाओगे, अलौकिक अद्भुत लगता है। मोदी जी की नीयत और उनके वो साफ़ है, उनकी नीयत साफ़ है। वो एक अच्छे विजन के साथ में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम देखें रसिया यूक्रेन वाले मुद्दे पे भी मैं बोलूँगा, जो भारत की तारीफ़ हुई है जिस तरीके से, और कि यूपी में अभी विकास के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उस हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की अकेले जनसंख्या इतनी है जितनी पूरे पाकिस्तान की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारे विकास कार्य हैं और वो योगी जी ही संभव कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा में फिर से वो उधर गए, उनकी आज कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो तेजस्वी यादव उनको गालियाँ बक रहा था, आज उसी तेजस्वी यादव को अपना भतीजा बताते नहीं थक रहे थे। लेकिन दोबारा से आप देख लीजिए, अभी तेजस्वी पे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगने शुरू हुए हैं, ईडी और सीबीआई अगर उनको साबित कर देती है और वो जेल चला जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को 1 मिनट नहीं लगेगा पलटी मारने में और वो दोबारा से सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बना लेंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को जब राशन फ्री बांटा जा रहा है, तो मोदी सरकार जो वो राशन बांट रही थी उसमें किसी ने भी ये पूछकर राशन नहीं दिया कि तू अब्दुल है या इमरान है या पंकज है या सुनील है या जावेद है, ये नाम पूछकर नहीं दिया गया। विशेष समुदाय जिसे आप कह रहे हो, मैं खुल के बोल देता हूँ, मुस्लिम्स जितनी ज़्यादा तरीके से सुविधाएं और जितनी सुविधाएं वो ले रहे हैं उतनी हिंदू नहीं लेते हैं। आज मुस्लिम अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। आप मुझे भाई साहब एक ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए, एक ऐसा सिंपल इंसिडेंस जैसा कि बर्बरतापूर्ण कार्य इन लोगों ने कन्हैया लाल के साथ किया या प्रवीण नेताड़ू के साथ किया या उमेश कोले के साथ में किया या निकिता तोमर के साथ किया, डॉक्टर नारंग को मारा गया। मैं इतने सारे नाम बता दूंगा, आप मुझे एक नाम नहीं बता सकते। सिर्फ इनके पास 2 नाम होते हैं। वो 2 नाम कौन से हैं? वो भी ये बर्बरता नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। जब से पूर्व विपक्ष पार्टी एक हो चुकी है, तब से सियासी घमासान मच चुका है। सभी दल कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं और चर्चा में बने रहने का कारण बने हुए हैं। इसी पर लालू यादव कहते हैं कि पीएम मोदी को अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए, तो वहीं राहुल गांधी को शादी करने की बात कहते हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर एक चर्चा बने हुए, क्या सच में विपक्ष पार्टी एकजुट होकर के मोदी को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब एक साथ आकर के गुहार लगा रहे हैं कि पीएम मोदी देश में लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं, भारत में आरएसएस की सरकार आने वाली है, मनुस्मृति से देश चलेगा। इन सब तमाम बातों को लेकर हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या सच में देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है, क्या मोदी सरकार सच में तानाशाह की तरह कार्य कर रही है। इन सब बातों को लेकर उनसे शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला। तो चलिए पूछते हैं उनसे, नाम और राय लेने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो अपना नाम और परिचय सही से। नमस्कार जी, मैं इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ से सर आप? बेसिकली वैसे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से है, तो आप दिल्ली का ही कहेंगे पूरी तरीके से। सही बात है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि 23 जून को एक पटना में मीटिंग हुई थी, सारे दल एक साथ होकर के चुनाव लड़ने की बात करते हैं मोदी के खिलाफ, कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं पीएम मोदी। क्या सच में खत्म हो गया? पहले तो मैं उस मीटिंग पे बोल देता हूँ, लोकतंत्र तो अगर ख़त्म होता तो आज आप मेरा ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते और मैं इतनी बेबाकी से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाता। तो आपकी इस बात का जवाब तो ये कि लोकतंत्र तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज जिसे देखो वही मुँह उठाए घूम रहा है और कुछ भी बोल दे रहा है। तो अगर लोकतंत्र ख़त्म होता, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होती, तो ये संभव ही नहीं होता। तो ये तो लोकतंत्र ख़त्म हुआ था 1975 में, आज नहीं हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ा शगुफ़ा है। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि 23 जून को जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी और विपक्ष एकता के नाम पे, आपको कहीं से भी विपक्ष में एकता नज़र आती है? क्योंकि नहीं, मुझे वो नज़र नहीं आई। आज एनसीपी तो पूरी ख़त्म हो गई। अजीत पवार का अपना वजूद नहीं रह गया अपनी पार्टी में, भाषण देते रहे। आज उद्धव ठाकरे का अपना वजूद नहीं रहा शिवसेना में, ना शिवसेना उनकी अपनी रह गई, ना शिवसेना का उनका अपना वजूद रह गया। शिवसेना एक नाथ शिंदे की हो गई जो बीजेपी के साथ है। और बाला साहब ठाकरे की मंशा भी यही थी, वो कभी भी बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते थे। कांग्रेस को उन्होंने, उनका वक्तव्य था कि कांग्रेस अगर आखिरी भी वो रहेगी तो मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। लेकिन आज आप उद्धव को देखो, वीर सावरकर जी के ऊपर बोला जाता है और उद्धव की क्या मजबूरी है कि वो उनके साथ फिर भी खड़े हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। उसी तरीके से शरद पवार
की पार्टी पूरी तरीके से टूट गई है। उन्हीं के अपने विधायकों ने, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें अध्यक्ष मानने से मना कर दिया और अजीत पवार को अपना नया अध्यक्ष मान लिया है। तो एनसीपी जो एक बड़ा अलायंस हो सकता था महागठबंधन के लिए, जो एक बड़ा चेहरा हो सकते थे शरद पवार, वो आज ख़त्म है कहीं ना कहीं। तो बयानबाजी तो आप करते रहो। आपको क्या लगता है चारा चोर नीतीश जी पीएम बनने का दमखम रखते हैं? चेहरा है जी, चेहरा बने हुए हैं। नीतीश जी अभी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का भी कोई भरोसा नहीं है। कितनी पलटी मारी है उन्होंने। पहले उन्होंने वहाँ पे महागठबंधन किया बिहार में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जनता ने बीजेपी को मत दिया। आखिर बाद में बीजेपी के साथ आके सरकार बना ली। फिर उनका मन डोलने लगा। अति महत्वाकांक्षी आदमी है, सोच रहे हैं रिटायरमेंट है, अब आगे चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा तो एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। अपनी महत्वाकांक्षा में फिर से वो उधर गए। उनकी आज कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो तेजस्वी यादव उनको गालियाँ बक रहा था, आज उसी तेजस्वी यादव को अपना भतीजा बताते नहीं थक रहे थे। लेकिन दोबारा से आप देख लीजिए, अभी तेजस्वी पे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगने शुरू हुए हैं, ईडी और सीबीआई अगर उनको साबित कर देती है और वो जेल चला जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को 1 मिनट नहीं लगेगा पलटी मारने में, और वो दोबारा से सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बना लेंगे या किसी और के साथ मिलकर सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो नीतीश कुमार चेहरा बन ही नहीं सकते। एक आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार जो भी केंद्र में है तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है, किसी को भी कुछ भी समझना नहीं, किसी में जेल में डाल देना, बुलडोजर चलवा देना, इस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। सर तानाशाही पता है किसको कहते हैं? हम लोगों ने बिहार में देखा, एक यूट्यूबर थे, आपकी तरह ही न्यूज़ चैनल चलाते थे, मनीष कश्यप, जिनको हम लोग सोशल मीडिया पे देखा भी, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते थे क्योंकि उनके बातें तथ्यात्मक होती थी। लेकिन उनको एक वीडियो के चक्कर में, जिस वीडियो को कई लोगों ने पहले भी चलाया था या न्यूज़ छापी थी, उसके ऊपर उनको जिस तरीके से बिहार सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने जेल में डाला और उनको आज भी जमानत नहीं मिल रही है, इसको तानाशाही कहते हैं। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो जो तीस्ता सीतलवाड़ अभी रिसेंट केस है ना, सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है 9 बजे रात को, जबकि छुट्टियाँ चल रही हैं कोर्ट की, जबकि कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, रात को 9-10 बजे तक कोर्ट चल रहा है। और तीस्ता सीतलवाड़ को अगर जमानत देनी थी तो पहले ड्रामा नहीं करना था। गुजरात हाई कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलती है, फिर यहाँ 2 जजों की बेंच उनको जमानत नहीं देती है, फिर एक ड्रामा किया जाता है और बड़ी बेंच बैठती है और उनको जमानत दे देती है। ये जमानत पहले दे देते, क्यों जनता का और सबका टाइम बर्बाद कर रहे थे, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और कोर्ट का भी तौहीन कर रहे हो। तो अगर ये तानाशाही होती तो क्या ये कोर्ट रात को 9 बजे खुल पाती, 10 बजे खुल पाती? और तीस्ता सीतलवाड़ जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए लोगों को फंसाने के लिए, पत्रकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को फंसाने के लिए, जिसने इस तरीके का कृत्य किया, उसको अगर जमानत मिल जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता में कहीं से भी तानाशाही जैसी कोई चीज़ है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जो एक हमने कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग सुना था कि सरकार बेशक उनकी है, सिस्टम हमारा है, तो मुझे तो तीस्ता सीतलवाड़ में वो कहानी पूरी नज़र आई कि हाँ, सरकार तो बेशक राष्ट्रवादियों की है, लेकिन सिस्टम आज भी उन्हीं का, वामपंथियों का काम कर रहा है। दिल्ली में आते हैं, केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी सरकारी, सब मोदी के हर हाथ में है और उनके इशारे पर काम करती है। सर देखो, सीबीआई, बीजेपी के कोई भी नेता गिरफ्तार नहीं होता, सब कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे होती है। देखो मैं एक आम जनता के तरीके से ही बता पाऊंगा, आम जनता हूँ। सीबीआई पे और ईडी पे ना हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सभी यही कहते थे कि वो इनकी कठपुतली है, इनका तोता है, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार है तो वही कांग्रेस इन पे आरोप लगा रही है, वही केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक प्रतिष्ठित संस्थान को, जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, और आज अपराधियों को कहीं ना कहीं जेल हो रही है। हिंदुस्तान के 70 सालों के इतिहास में किसी नेता को जेल नहीं होती थी। अगर आज नेता जेल जा रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं या उनको कोई अपने तरीके से चला सकता है। अगर अपने तरीके से सबको चलाना होता तो कई सारे बीजेपी के भी कुछ आरोपों में नेता जेल के अंदर में है, तो बीजेपी उनको कभी जेल नहीं जाने देती। आरोप लग रहा है कि धर्म विशेष के खिलाफ ज़्यादा मोदी सरकार काम करती है, मतलब मुस्लिमों को टारगेट करने वाली पार्टी है इस तरीके से, क्या कहें? सर 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा और फिर हफ्ते दर हफ्ते बढ़ते बढ़ते फिर वो कंटिन्यू हो गया। और उसके बाद सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांटेंगे 5 किलो। अगर 80 करोड़ लोगों को जब राशन फ्री बांटा जा रहा है तो मोदी सरकार जो वो राशन बांट रही थी उसमें किसी ने भी ये पूछकर राशन नहीं दिया कि तू अब्दुल है या इमरान है या पंकज है या सुनील है या जावेद है, ये नाम पूछकर नहीं दिया गया उनको। उनके उस पर मिला और 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया है सरकार ने। आज अगर आप देखोगे शौचालय कितने बनवाए हैं तो वहाँ पर नाम पूछ करके उनके पैसे पास नहीं किए गए शौचालय के लिए। गरीबों को आवास दिया जा रहा है तो नाम पूछ कर नहीं दिया जा रहा है।
उनके कार्ड के उनकी गरीबी रेखा को देखते हुए और उनको इस तरीके से आवंटित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पंकज को तो मिलेगा और इमरान को नहीं मिलेगा। और अगर आप बात करोगे कि सरकारी सुविधाएं लेने का, तो मैं बहुत क्लियरली बोल दूंगा कि जितनी ज़्यादा देश में सरकारी सुविधाएं, विशेष समुदाय जिसे आप कह रहे हो, मैं खुल के बोल देता हूं, मुस्लिम्स जितनी ज़्यादा तरीके से सुविधाएं और जितनी सुविधाएं वो ले रहे हैं उतनी हिंदू नहीं लेते हैं। आज मुस्लिम अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। आप मुझे भाई साहब एक ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए, एक ऐसा सिंपल इंसिडेंस जैसा कि बर्बरतापूर्ण कार्य इन लोगों ने कन्हैया लाल के साथ किया, या प्रवीण नेताड़ू के साथ किया, या उमेश कोले के साथ में किया, या निकिता तोमर के साथ किया, डॉक्टर नारंग को मारा गया। मैं इतने सारे नाम बता दूंगा, आप मुझे एक नाम नहीं बता सकते। सिर्फ इनके पास 2 नाम होते हैं। वो 2 नाम कौन से हैं? वो भी ये बर्बरता नहीं थी, वो भीड़ का था, भीड़ का था। चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो तबरेज हो। तबरेज चोरी के आरोप में वो हुआ और उसको भीड़ ने मारा, लिंचिंग की। उसमें हो सकता है भीड़ में मारने वाले चोर के नाम पे कुछ मुस्लिम्स भी रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका वो हो सकता है। एक सवाल है, हत्या किसी की भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो लिंचिंग थी और अखलाक की लिंचिंग या तबरेज की लिंचिंग सही थी, नहीं, हत्या किसी की भी गलत है। लेकिन मुझे आप एक सिंगल ऐसा इंसिडेंस नहीं बता सकते जो कि पहले वीडियो बनाई जाती है 10 दिन पहले, फिर मारते हुए वीडियो बनाई जाती है और फिर मारने के बाद वीडियो बनाई जाती है, जैसे कन्हैया लाल के साथ में हुआ। आप मुझे एक सिंगल इंसिडेंस अगर ऐसा हिंदुस्तान में दिखा दें तो मैं बात करना बंद कर दूंगा मोदी सरकार के पक्ष में। एक सरकार बिल ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक प्रधान की बात की जा रही है। मुस्लिम नेता कई विरोध भी कर रहे हैं, आरोप लगाने के आदिवासियों का अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम अधिकारों का हनन होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बट कहाँ चला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो पूरा समर्थन है यूसीसी को, पहली बात। और वो समर्थन इसीलिए कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। आज किसी को भी इस तरीके से विशेष अधिकार ना मिले और किसी का शोषण ना हो, उसके लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मुस्लिम का विरोध मैं बोलूँगा कि वो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि मिसगाइडेड है। वो तो सीए का भी विरोध कर रहे थे, उन्होंने देश जला दिया। हमारे घर के पास ही दंगे हुए, उन्होंने पूरा देश जला दिया। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही दंगे हुए दिल्ली के, हमने वो भी मंजर देखा खौफ का। तो वो तो देश जलाने के लिए तैयार हो जाते क्योंकि वो मिसगाइडेड है। मुझे ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये लोग कहते हैं कि वो मिसगाइडेड है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अनपढ़ों की जमात है। शुद्ध शब्दों में बताऊंगा तो मुझे लगता है अनपढ़ों की जमात है जो सिर्फ भेड़ चाल में चलना पसंद करती है। इनके किसी मुल्ला मौलवी या नेता ने एक बयान दे दिया और ये इसके पीछे देश फूंकने में इनको राष्ट्र से प्रेम नहीं नज़र आता मुझे। अगर राष्ट्र प्रेम होता तो ये देश नहीं जलाते। आज बता दो ना कितने मुसलमानों को देश से निकाल दिया गया। सीए का भी तो विरोध इन्होंने किया था, एनआरसी तो एफिडेविट भी नहीं आया था और उसका विरोध शुरू कर दिया इन्होंने। ऐसे ही यूसीसी का कर रहे हैं। तो इनका तो एक सिंपल सा एजेंडा, इन्होंने 3 तलाक पे विरोध किया, जबकि 3 तलाक किसके लिए था? मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए था। आप हलाला, मुस्लिम महिलाओं का कितना बड़ा अपमान है वो। तो अगर सरकार हलाला ख़त्म करती तो उनको कितना बड़ा सम्मान देती है, और ये तो उसका भी विरोध करते हैं। ये तो 4 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे पैदा करने में बिलीव करते हैं। आज देश की आबादी आप देख सकते हो। तो इनका विरोध जो है वो इसलिए नहीं है कि इनका कोई नुकसान है, इनका विरोध सिर्फ इसलिए है कि इनके जो नेता हैं, इनके जो मुल्ला मौलवी हैं, वो इनको ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं और वो इनको भड़का के सही नॉलेज नहीं देते हैं। आप कभी भी देख लेना, विरोध करने वाले जितने भी लोग आएंगे उनमें से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये दावा मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% लोगों को मुद्दा भी नहीं पता होगा कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है। बावजूद इसके वो विरोध में आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको एक कमांड दी गई है कि जब भी हमारा आदेश हो तुम्हें आना ही आना है, तो वो विरोध करते हैं। नहीं तो, और मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल दे सकता हूँ, फरहान अख्तर एक मतलब एक मजा हुआ स्क्रिप्ट राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, मतलब मल्टी टैलेंटेड अपने आपको बोलने वाला लिब्रांडू, जिसने सीए के विरोध में वो आया था ना गांधी मैदान में, और उससे मैंने बाकायदा वीडियो देखी है। वो पत्रकार जब उससे सवाल कर रहा था तो वो सीए के जो भी चीज़ें थी उसमें कुछ बता नहीं पाया। उसको यही नहीं पता था कि सीए है क्या, फुल फॉर्म नहीं जानता था वो, और विरोध में उतर। जब अगर इतना बड़ा आदमी इस तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पे, आज आप नसरुद्दीन शाह को देखो, नसरुद्दीन शाह को किसने बनाया है? भारत की पब्लिक ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। और अगर मैं कायदे से बोलूं तो एज पर मुस्लिम लोग, ये लोग कहते हैं कि टीवी देखना हराम है, ये देखना हराम है, तो उस हिसाब से तो अगर आज हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी स्टार हैं उनको बनाने वाली 80% हिंदू जनता ही है। अगर हम फिल्में नहीं देखते हैं उनको स्टार नहीं बना, वो
आज आप देखो जाति के आधार पर किस तरीके से वो करते हैं। वो जातीय आधार पर अपने बयान देते हैं, वो जातीय आधार पर टारगेट करते हैं और जातीय आधार पर ही समर्थन करते हैं। नसरुद्दीन शाह सबसे बड़ी मिसाल है। नहीं तो केरला स्टोरी का विरोध नसरुद्दीन शाह जैसा एक्टर, मंझा हुआ कलाकार, जिसकी इतने अवार्ड मिल चुके हैं और जिसकी सच में एक्टिंग बोलती है, अगर वो केरला स्टोरी जैसी फिल्म को, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म्स को, जो कि सच है, सत्य है, उसके ऊपर एक अच्छे कलाकारों को इस तरीके से डिमोटिवेट करता है और उसकी आलोचना करता है, तो वो धर्म से प्रेरित होकर ही कर रहा है। सवाल पूछूंगा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी विदेश घूम रहे हैं और मणिपुर जल रहा है, क्या कर रही है सरकार? सर देखो, मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि सरकार अपना काम जहाँ तक है मुझे लगता है कर रही है। अब सरकार किसी भी चीज़ को एक लोकतांत्रिक तरीके से ही कर सकती है। देश का अपना आंतरिक मामला है और अगर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सरकार अपना यथासंभव प्रयास कर रही है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, विपक्ष उसको कहीं ना कहीं भड़का रहा है। सर टमाटर ना बरसात में सब्जियां महंगी। कांग्रेस प्रदर्शन भी कल कर रही थी परसों, मतलब कि बहुत महंगाई हो गई और इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार की। कांग्रेस को तो सब्जियों के दाम नहीं पता। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिस पे इन्होंने नींबू 400 रुपये किलो बता दिया। नींबू आप मेरे यहाँ से आके ले लो 80 रुपये किलो, मैं जितना चाहिए आपको मैं दिलवा दूंगा। 80 रुपये किलो। मैंने ये ट्वीट भी किया उनको बाकायदा रेट लिस्ट लिख के कि भैया ये है, हरी मिर्च इस रेट की है, भिंडी इस रेट की है, तो उनको लिख के, उनको सब्जियों का दाम नहीं पता, उनको सिर्फ 400 रुपये किलो नींबू बता रहे हैं यार, 400 रुपये किलो धनिया बता रहे हैं वो। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ गई है, या जब मौसम चेंज होता है, बरसाती मौसम में सब्जियाँ थोड़ी बहुत महंगी होती हैं और सब्जियों में सबसे ज़्यादा हर साल आप ये देखोगे कि एक बार उछाल आता है टमाटर और प्याज में। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से कोई आंदोलन किया जाए, चाहे जिसकी वजह से सड़कें जाम की जाएं, चाहे जिसकी वजह से आम जनता का रास्ता रोका जाए और सरकार की आलोचना की जाए। मुझे लगता है कि अगर कालाबाजारी, थोड़ा सा इसका कालाबाजारी भी एक बीच का लूप है, बिचौलिए का, आर्थड़ी का, और ये जब रेट बढ़ते तो इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपसे पूछूं कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, देश जनमानस के लिए कम से कम 3 से 4 मुद्दे क्या होंगे जो जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी शायद सरकार बना ले? मुझे जो लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से इसलिए आएगी कि सबसे पहला जो मोदी जी का जो विज़न है और जिस तरीके से 9 सालों की उनके विकास कार्य रहे हैं, और मैं ये विकास कार्य इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं ट्रैवल करता हूँ जगह जगह। मैं उससे पहले जब कभी जाता था तो मैं देखता था सड़कों की क्या हालत थी। आज राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं आप देख सकते हैं कि सभी बहुत अच्छे बन चुके हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरीके से सड़कें बनाई हैं और जिस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो एक विकास कार्य है। मोदी जी की नीयत और उनके वो साफ़ है, उनकी नीयत साफ़ है, वो एक अच्छे विजन के साथ में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम देखें रसिया यूक्रेन वाले मुद्दे पे भी मैं बोलूँगा, जो भारत की तारीफ हुई है जिस तरीके से, और कि बच्चों को लाया गया। अभी मोदी जी विदेश गए थे, एक देश का प्रधानमंत्री उनके पैर इसलिए छू रहा है क्योंकि वो उसकी मदद करते हैं। तो मोदी जी का जो विज़न है, मोदी जी का जो कार्य करने की क्षमता और कार्य कुशलता है, उसके आधार पर पहला तो आपको मैंने बता दिया विकास कार्य। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी का फेस भी बहुत मैटर करता है, लोगों के दिलों पे राज करता है। तीसरा जो एक फैक्टर है, धार्मिक फैक्टर भी है। मोदी जी ने हमारा उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर अद्भुत बना दिया। आज केदारनाथ पे भी काम चल रहा है, धीरे धीरे भव्यता आ रही है। काशी कॉरिडोर आप जाके आओ, मैं उधर का हूँ, आप जाओगे अलौकिक अद्भुत लगता है। एक नज़ारा जो आज से 5-7 साल पहले जब हम जाते थे तो गोदौलिया पे खड़े होने का मन नहीं करता था। आज आप गोदौलिया चौक ही चले जाओ, कॉरिडोर दूर छोड़ो, गोदौलिया चौक चाहो तो एक स्वच्छता, एक सफाई आपको नज़र आएगी। तो जो धार्मिक तरीके से उन्होंने जो मंदिरों का पुनर्निर्माण एक तरीके से किया है, और राम मंदिर बन ही रहा है। आपके राज्य से सीएम योगी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी कर चुके हैं, आप चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए? सर भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसको घोषणा, संविधान में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी सर, संविधान में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी, और कितनी चीज़ों से संविधान से देश चल रहा है मुझे आप ये बताइए। बाकी रही बात अगर इसकी मूल प्रस्तावना की बात मैं करूं तो संविधान में बेशक ये शब्द ना लिखा हो हिंदू राष्ट्र, लेकिन जब आप संविधान का पेज खोलते हैं तो आपको उसमें सनातन के एक नहीं 36 वो मिलेंगे। सबसे पहले पेज पे ही भगवान कौन है? श्री राम हैं। तो ऐसा नहीं है, और भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र ही रहा है। मुस्लिम कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका फिर? क्योंकि सभी कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं
जाएंगे कहीं नहीं। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं निकाला जा रहा। निकाल किसको रहे हैं? अरे भाई साहब, भारत तो वो देश है कि जब पर्शिया से पारसियों को भगा दिया गया तो उन 75,000 पारसियों को भी हिंदुस्तान ने शरण दी। आज पूरे देश में पारसी खत्म है और हमारे देश के अंदर में सिर्फ पारसी हमारे देश में है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा दिल है, हम उनको जगह देते हैं और सम्मान से जगह देते हैं। तो हमें भगाना किसी को नहीं है, लेकिन शांति से रहो ना। अब तुम देश जलाओगे तो भगाया ही जाएगा। अब तुम रोहिंग्याओं को बसाओगे, तुम पत्थरबाजी करोगे तो भगाए जाओगे। तुम शांति से रहो, भाईचारा। तुम कहते हो भाईचारा, फिर हमें चारा बना लेते हो। पीएम मोदी के बाद किसे पीएम देखना चाहेंगे भारत में? सर, इसमें ना बहुत ज़्यादा लोगों के मत हैं कि मोदी के बाद, बट मैं फर्स्ट नाम तो मैं अमित शाह जी को देखना चाहता हूँ। योगी जी को मैं चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। तो अभी थोड़ा सा नहीं, ये जो माफिया राज तो उन्होंने धीरे धीरे अभी निपटाया है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे कि यूपी में अभी रोजगार की समस्या है। यूपी में अभी विकास के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उस हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की अकेले जनसंख्या इतनी है जितनी पूरे पाकिस्तान की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे विकास कार्य हैं और वो योगी जी ही संभव कर सकते हैं। योगी जी जैसे मोदी जी ने देश का विकास किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश का विकास वो सन्यासी, वो मेरे क्षेत्र से आने वाले, और मैं मतलब हमारे एक चाचा जी थे जो महंत हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ जी, और वो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो मैं उस बेस पे भी कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ही इस उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, और कोई नहीं। और अभी उनको उत्तर प्रदेश 10 साल और दो। अच्छा, 10 साल अभी? हाँ। चलिए, ये थी जनता की राय। क्या होगा 2024 चुनाव पर? विपक्ष एकजुट हो रहा है। बाकी इन सब बातों पर हमने चर्चा की। आपने देखा वीडियो, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।